तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो चल रहा है अभी आगे कितना जाने वाला है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मेरा नाम शरद दीक्षित है, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। विशेष जो हमारे अतिथि हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये जो प्रोटेस्ट 2-3 दिन 4 दिन से जो चल रहा है और आज फाइनली आपने देखा भी होगा कि जेपी नड्डा जी ने सूप पिला दिया वांगचुक जी को, तो ये प्रोटेस्ट अब कहाँ जा रहा है, कितना आगे जाएगा या यहीं पे समाप्त हो जाएगा? देखिए, सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट में कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। वो तो एक बलि का बकरा बनाए गए थे। मेन तो ये सीजीपी का ही आंदोलन था। अच्छा। अजीत के जो भी उनकी पार्टी जिन्होंने बनाई थी उनका आंदोलन था। वो सोनम वांगचुक तो एक सहारा थे, जैसे केजरीवाल ने अन्ना हजारे का सहारा लिया था, उसी तरह सोनम वांगचुक थे। लेकिन अब सोनम वांगचुक का अगर अनशन तोड़वा दिया है गवर्नमेंट ने तो उससे सीजीपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने अभी भी डिमांड वही रखी हुई है। अब सरकार मानती है नहीं मानती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उधर सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए किसान। अभी तो कल एक एनडीटीवी चैनल पे एक बेचारा नीट का बच्चा था, कोई हर्ष दुबे नाम का, उसका इंस्टा पे तो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है उसका गुस्सा एक्चुअल में। उसने बोला और उसने बिल्कुल जेन्युइन बात की जो एक्चुअल में होता है। वो भी प्रोटेस्ट करने गया था लेकिन 10 दिन पहले उसको लाठी मार के भगा दिया था। अच्छा। दिल्ली पुलिस ने, यही बीजेपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, वो जेन्युइन बंदा था। उसने बिल्कुल सत्य बात बोली कि वहाँ पे आधे आतंकवादी हैं, आधे लोग वहाँ पे गलत नारे लगा रहे हैं, भारत देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो जो जेन्युइन करने गया उसको लाठी मार के गवर्नमेंट ने भगा दिया। और जो अनजेन्युइन लोग हैं जिन्होंने इतना सब कुछ कांड कर डाला उनकी सरकार सुन रही है। उसने क्या मुद्दा उठाया, मतलब स्टूडियो भी हैरान रह गया था एनडीटीवी का, और सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंडिंग हो गया। हर्ष दुबे नाम है उस लड़के का। और क्या अच्छा बोला उसने कि यहाँ पे सारे बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान या इन सब के रिजाइन देने से कुछ नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम की जड़ है आरक्षण। कि आप नीट पीजी में इतना गंदा आरक्षण दे रहे हो कि जो 560 नंबर लेके आ रहा है उसको सीट नहीं मिल रही है, जो 200 नंबर लेके आ रहा है उसको सीट मिल रही है, सरकारी मिल रही है। ठीक है, वही 560 में यूपी के बच्चे का सिलेक्शन होता है, 540 में आपका मध्य प्रदेश में सिलेक्शन होता है, 530 में आपके छत्तीसगढ़ का सिलेक्शन होता है। मतलब आरक्षण तो ठीक है लेकिन फिर राज्यों का भी आरक्षण है। अच्छा। तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है क्योंकि अब सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि भैया ठीक है नीट पीजी तो ठीक है, आप सॉर्ट आउट करोगे, आरक्षण को कौन खत्म करेगा? बिल्कुल बात सही है। तो ये बताइए आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जो भी हमारे दर्शक है बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो नए जुड़े होंगे या बहुत सारे लोग सिर्फ आरक्षण सुन रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण, लेकिन इसका मेन स्टार्टिंग कहाँ से हुई और क्या इसका इम्पैक्ट है और कैसे कैसे, जैसे आपने राज्यों का नाम बताया, तो कैसे कैसे ये आरक्षण कैसे कैसे दिया जा रहा है, क्या है ये? इसमें भी दो क्वेश्चन, कौन से आप आरक्षण की बात करो? एक नॉर्मल आरक्षण होता है और एक नीट पीजी में होता है। नीट पीजी वाला, अभी हम नीट पीजी की बात कर रहे हैं उसी पे। नीट पीजी का देखिए, नीट पीजी में क्या था कि पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब जब ये सारे टेस्ट वगैरह होते थे तो इसमें क्या होता था कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम कांग्रेस गवर्नमेंट ने 235 नंबर डिसाइड किए थे। 235 फॉर SC ST OBC। ठीक है, 2022 में जैसे धर्मेंद्र प्रधान आपके क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री बनते हैं और उसी समय हमारे मोदी जी एक राजनीतिक सलाहकार दिलीप मंडल को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाते हैं। ठीक है, आपके दर्शक चेक कर सकते हैं आके दिलीप मंडल का एक्स अकाउंट। वही दिलीप मंडल 2020 तक की मोदी जी को, बीजेपी को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद गरियाता रहता था। जैसे उसको राजनीतिक सलाहकार बनाया वैसे ही उसने अपनी पता नहीं क्या ऐसी सलाह दी कि उसने नीट पीजी में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का था फॉर SC ST OBC 235 उसको हटा लिया। अच्छा, अब आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि -40 नंबर वाला डॉक्टर बन रहा है, बिल्कुल, तो 0 नंबर वाला बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, 70 नंबर वाला डॉक्टर बनना है। मतलब चलो MBBS तो ठीक है, पीजी में एक ये हाल है। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट में मैं कर रहा हूँ मैं उसकी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें IMC को लेटर लिखना पड़ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप दूर क्यों जा रहे हैं? अपने लखनऊ में ही 2 केस खुले थे KGU में कि 2 विशेष मतलब SC कैटेगरी में 2 डॉक्टर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, 15 साल का लड़का हो गया। अच्छा, उसी हॉस्टल में उसकी बीवी रहती, 15 साल का लड़का था, 21 साल से अभी तक की वो डॉक्टरी नहीं पास कर पाया। बताइए।
और 2 केस है यहाँ के लखनऊ के। अच्छा अच्छा। इसी तरह पूरे भारत में टोटल 45 के करीब डॉक्टर्स, ठीक है, मैं चाहूं तो आपको डेटा भी मैं बता सकता हूं, मतलब इतना याद नहीं है, लेकिन अभी कल ही रात में देखा था कि ऑर्थोपेडिक 2 नंबर वाला हो रहा है, 8 नंबर वाला गायनोलॉजिस्ट बन रहा है। तो ये सब क्या है? क्या मोदी जी से पूछे या अमित शाह जी से पूछे? मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछ लेता हूँ, ये जो पास होके ये जो डॉक्टर बनने, क्या इनसे इलाज करवाएंगे? बिल्कुल बात सही है। मैं कहता हूँ SC ST का जो सबसे बड़ा नेता है वो क्या इनसे इलाज करवाएगा? चंद्रशेखर रावण से पूछा जा सकता है ये बात। हाँ, वो उससे इलाज करवाएंगे? बिल्कुल बात। तब तो जाएंगे बहुत अच्छे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, भले वो सामान्य वर्ग का हो, विदेश लेकिन यहाँ पे अब आप सोचो 3 लाख रुपए एक बंदा नीट PG में देता है सामान्य वर्ग का, वहीं SC ST वर्ग को 0 फीस देनी पड़ती है। क्या सारे सामान्य वर्ग वाले अरबपति हैं? बिल्कुल बात सही है। और जो SC ST या OBC वर्ग में है, क्या ये ISPC जो है इनके 3 पीढ़ियां चली आ रही हैं, ये अमीर इतने अमीर है कि 0 फीस देनी पड़ेगी। 1100 रुपए का फॉर्म होता है जनरल कास्ट के लिए, 1100, OBC के लिए 550, SC ST के लिए 0 फीस। मतलब ऐसा क्या है? और उसके बाद भी आप सब देने के बाद भी आप उसको -40 में डॉक्टर बना रहे हो। -40 में डॉक्टर बना रहे हो। हॉस्टल फीस फ्री है, खाना फ्री है, फीस नहीं देनी पड़ रही है, आप तो मोल ले रहे हो, फ्रीबीज दे रहे हो। ये 2022 से स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट कर लेती, लेकिन उनके उसने कम से कम ये तो मिनिमम क्राइटेरिया तो रखा ही था, 235 नंबर वाला ही डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल। उस समय भी जनरल कास्ट की आपकी जो जाती थी वो 500 के ऊपर ही बंदे बनते थे। चलो वो चीज जेन्युइन थी, चलो ठीक है, एक तो वो आरक्षण चल रहा है, लेकिन आप इसकी भी कैटेगराइज कर दो। अब आ जाते उस वाले आरक्षण पे जो मेन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अब कई लोग को तो यही नहीं पता कि संविधान भीमराव अम्बेडकर ने ही बनाया है। सबसे पहले जो इनिशियल संविधान की ड्राफ्टिंग की थी वो BN राव थे। अब ये कहेंगे इनिशियल ड्राफ्टिंग क्या होती है? इनिशियल ड्राफ्टिंग वो चीज होती है कि आपको एक मकान बनवाना है, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें दिमाग लगता है। जब स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं, जो इनिशियल ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, कुल मिला के लगभग 17 देशों के ऊपर रिसर्च करके BN राव ने ड्राफ्ट दिया कि इस तरीके से संवाद बना। बस भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, क्योंकि BN राव सलाहकार थे, क्योंकि उन्होंने इतने, वो बहुत बड़े अच्छे वकील थे और इंटरनेशनल जज के उसमें भी रह चुके थे कई देशों में, तो उनको बहुत अच्छी जानकारी थी। BN राव ने इनिशियल ड्राफ्ट दिया, उन्होंने उसको फाइनलाइज किया। टोटल 299 मेंबर थे, लेकिन नाम किसका गिना जाता है? क्रेडिबिलिटी, अध्यक्ष थे तो क्रेडिबिलिटी किसको गिनी जाती है? BN राव अम्बेडकर। बिल्कुल। BN राव का कोई योगदान ही नहीं है। 17 देशों से रिसर्च करके उसके बाद इनिशियल ड्राफ्ट उन्होंने पूरे आपको पूरा सब कुछ बना के दे दिया। उसके बाद आप लास्ट में कहते हो कि भैया हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही सलाह दी है BN राव जी, आपने दी। क्या हुआ? आज कोई BN राव को याद करता है? भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था कि 10 साल तक की आरक्षण लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। ये अम्बेडकर जी की जीवनी में लिखा हुआ है, जब वो संविधान बना रहे थे कि 1960 तक की आपको आरक्षण देना है। अब आप आयरनी देखो, 1952 में जब पहला लोकसभा हुआ 58% स्वर्ण जातियों के सांसद थे। हाँ सही बात है, पहले दबदबा था। 1957 में आपके 55% स्वर्ण सांसद थे। बिल्कुल। 62 में 52% थे, 67 में 48% थे। आप डेटा चेक कर सकते हैं, लोकसभा की साइट पे जाके चेक करते हैं, या ChatGPT कोई मार सकता है, ठीक है। 10 साल यानी कि 1960 तक की चलना था, लेकिन कांग्रेस ने, नेहरू ने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा सा और इनको दिया जाए, अभी भी ये पिछड़े हुए हैं, इंप्रूव हो जाए। लेकिन उन संसाधनों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। आज वही भीमवादी लोग वहां पे नारे लगाते, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिलक तराजू तलवार, मारो जूते चार। इन लोगों को तमीज है? कभी पढ़ते लिखते हैं? इतना आरक्षण देने के बाद नहीं बढ़ पा रहे हो, अभी तक के शोषण में जी रहे हो, क्या करोगे? अब इसका दिक्कत क्या हो गई? वो जो 10 साल का आरक्षण था आज 75 साल हो गए, आज तक चल रहा है सब। और इससे भी बढ़ के VP सिंह ने काम किया था, जो मंडल कमीशन बना दिया था। मंडल कमीशन, जातियों का वर्गीकरण हो गया, आरक्षण दे दिया गया। आज VP सिंह को कौन पूछता है? कोई नहीं। सबसे ज्यादा कायदे से जनरल कास्ट के तो उनको नहीं मानता, लेकिन इनको तो पूछना चाहिए। मुंबई हॉस्पिटल में मर गए थे, कोई उनको याद करने नहीं गए, बड़े बड़े नेता नहीं गए थे, उन्होंने ऐसा गंदा काम किया था, ठीक है। तो ये जो आरक्षण की जो जड़ है, देखो ये पढ़ाई में आरक्षण, जो देखो जो दिमाग होता है वो बच्चे के
स्टार्टिंग में ही आ जाता है अगर वो मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच रहे हो कि आरक्षण दे के हम अपने देश को बहुत आगे कर लेंगे। आज अमेरिका में अगर 34% आपके नासा के साइंटिस्ट इंडियन है, लगभग 40% डॉक्टर इंडियन है, तो किसकी देन है? सब सवर्ण है, मोस्टली सवर्ण मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं है, तो वो बाहर चले जाते हैं। आप फिर बाद में कहते लो अपने देश से प्यार नहीं करते। अरे भाई हमारा देश उनको दे क्या रहा है? सही बात। मान लो कोई एनआरआई आ जाता है यहाँ पे ही वो रहना चालू कर देता है, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सब कुछ करता है, कल को वो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हो जाता है या समथिंग हो जाता है, कल को वही यहाँ पे एग्जाम में बैठता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, 700 में से वो 580 नंबर लिया तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, और 700 में से वो 200 नंबर लेकर तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके मन में क्या जाएगी? एनआरआई के मन में क्या जाएगी? आज भी एनआरआइयों के जितने भी इंडिया के बाहर हैं वो लोग यही बोलते हैं कि जो भारत का सिस्टम है, टैक्स सिस्टम की वजह से भी तो आधे। एक तो टैक्स सिस्टम एक किनारे है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी लाइफ है, जो बच्चों का भविष्य के लिए जो चीजें हैं वो नहीं है। नहीं भाई देखो, ये तो एजुकेशन में छोड़ो, फिर तुम आप जॉब में आ जाओ। 9 नंबर का लाने वाला राजस्थान में फिजिक्स में प्रोफेसर बन जाता है, डीयू में लगभग 11 नंबर लाने वाला मैथ्स का प्रोफेसर बन जाता है। क्या है ये? तो इस आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो देश डिवाइड होने की कगार पे है। और सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है कि भैया बहुत हो गया, आरक्षण देना था, जितना देना था, उद्धार करना था, दे दिया, अब नहीं करना चाहिए। क्या ये सही समय है? जैसे कि अभी सही समय, तो चलिए इस पे बात करते हैं। क्या हमें सरकार से कोई भी चीज लेने के लिए इसी तरह के प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे जैसा कि अभी ये प्रोटेस्ट हुआ? क्योंकि नॉर्मल जब नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर हो हल्ला हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, मतलब नॉर्मल एकदम, कोई मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बात ही नहीं हुई। वहीं जब एक पार्टी बनने के बाद वही सीजेपी ने जब प्रोटेस्ट चालू किया उसी के नाम पे, और जब प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट ने इनका गला पकड़ लिया, देखा जाए संसद में पहुंचने का मतलब गला पकड़ लिया, तो जब इनका गला पकड़ लिया तो अब देखिए मोदी जी ने भी अपना एक कल एक जो है वीडियो डाला, धर्मेंद्र प्रधान के भी वीडियो, अभी एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले निकला है कि अब OMR सीट हम हटा देंगे और ऑनलाइन कर देंगे। तो क्या हर चीज का सोल्यूशन नहीं है? फिर आप कहोगे कि पब्लिक जो है, जनता जो है रोष में, भाई जनता रोष में तभी है क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो। अब अगर आपने सुन लिया होता तो ये नतीजे भी नहीं आते। तो क्या ये जिस मुद्दे पे आरक्षण की बात हो रही, क्या इसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा? ये बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन स्वर्ण समाज थोड़ा सा आजकल क्या हो गया ना, स्वर्ण समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो पैसा कमाने में बिजी है, लेकिन वो आने वाली जनरेशन में क्या दिक्कत आने वाली उसमें बिजी नहीं है। सही बात है। ठीक है, आज आप पैसा कमाने, आज आप अमीर हो, कल को आप गरीब हो जाओगे ना, तो आपके बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, जॉब भी नहीं मिलेगी। हो रहा है, अभी हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है। तो ये स्वर्ण समाज की सबसे बड़ी गलती। भारत देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला स्वर्ण समाज, बिल्कुल। सबसे ज्यादा बिजनेस लॉ में स्वर्ण समाज, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन करने वाला स्वर्ण समाज, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बलिदान करने वाला स्वर्ण समाज, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद बड़ा दिल लगते हुए भी अब ठाकुरों को बोलते हैं लोग, गरियाते हैं। ठीक है, ठाकुरों ने कितनी रियासतें सरकार को दे दी भारत देश को एक करने के लिए? आरक्षणवादियों को यही तो पढ़ना चाहिए, तभी तो उनको समझ में आएगा। नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। परोसा हुआ जब मिल रहा है तो क्यों पढ़ाना, क्यों मेहनत करनी? वही चीज हम बता रहे हैं। तो इतना सब कुछ देने के बावजूद भी स्वर्ण समाज को गवर्नमेंट क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। आदमी बोलते थे ईडब्ल्यूएस क्या है, रख लो अपने पास। ईडब्ल्यूएस में कितने लोग हैं, क्या क्राइटेरिया है? 23 साल का बंदा बूढ़ा हो जाता है जब जॉब अप्लाई करना है, 24 साल का क्राइटेरिया नहीं है। तुम वही 27 साल के बंदे को तुम बूढ़ा नहीं समझते हो, ओबीसी एसटी वर्ग के। तुमने ईडब्ल्यूएस तो दिया, क्या उसकी एज सीमा बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। तो स्वर्ण समाज इतना सोया हुआ है कि वो आने वाले भविष्य को देख नहीं रहा है। कैसे 2021-22 के बाद कैसे इस सरकार ने, इसी स्वर्ण समाज की एकता ने हिंदुओं को एक किया। 2014 में इलेक्शन में मोदी जी को लाए, बिल्कुल लाने के बाद सारी चीजें हिंदुत्व के नाम पे लाए। उसके बाद एक वो गुजराती थे 1947 में, जिन्होंने नेहरू के प्रेम चक्र में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। एक और गुजराती आई है 2022 से। इनकी नीतियां ऐसे बदली कि अब हिंदुओं में बंटवारा करवा रहे हैं। यूजीसी आप कानून देखिए, सितंबर अगस्त में आया था, कितना प्रोटेस्ट टाइप का हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सरकार ने नहीं हटाया। प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, जबकि राइट विंगर में मोस्टली स्वर्ण समाज के बीजेपी को बचाने वाले आते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो बच गए, नहीं तो ये जो अखाड़ा है ना, जो अपने कॉलेज है ना, यहाँ पे भी SC ST की तरीके केसेस लगते। स्वर्ण समाज अपने बच्चों को पढ़ाना भूल जाता, इन्होंने नहीं सुना। और जब प्रोटेस्ट के लिए बात आई
तो इन्होंने परमिशन भी नहीं दी। बिल्कुल बात सही है। तो एक्चुअल में क्या है कि इन लोग का दिमाग ये चल रहा है कि स्वर्ण समाज भाड़ में जाए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है, मतलब जैसे मान लिया जाए पूरे भारत में लगभग 20-22% है, शायद 24% के करीब होगी, ठीक है। लेकिन हमको SC/ST का ज्यादा वोट चाहिए, OBC का ज्यादा चाहिए। इस चक्कर में ये पूरे हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक गुजराती 1947 में आते, एक गुजराती ये आए हैं। नहीं तो ये जैसे कि कहावत है कि सांप को दूध पिलाओ तो पलट के डसता है। आप इस प्रोटेस्ट में देख लीजिए, क्या आपको लगता है वहां कोई स्वर्ण का बच्चा है? अभी एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक वो भगवा कुर्ता पहने हुए था, लोग मार रहे थे, मारो इसको साले को। आपने क्या दिया है? देखा जाए आने वाले समय में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हम टीका लगा के, मान लीजिए जाति भाई, अगर हम हिंदू हैं, ब्राह्मण है, तो हमारा धर्म है कि हमें टीका लगाना चाहिए या भगवा वस्त्र पहनना चाहिए, तो क्या ऐसी स्थिति में हम लोग रह पाएंगे? देखिए, एक कहावत है ना, कर्मा रिटर्न्स। स्वर्णों ने बीजेपी को दूध पिलाया। हाँ, सही बात है। बीजेपी ने स्वर्णों को ही डस लिया। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, सेम वही काम। दो सीटों से अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल जब बनाया था, जनसंघ बनाया था, उसका 2 सीटों से 302 पे पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल स्वर्णों ने। ठीक है, उसी बीजेपी ने स्वर्णों को डस लिया। ठीक है, इसी बीजेपी ने इन लोग को पाला। जय भीम, बुद्ध का देश है, ठीक है, आज उनको डस रहे हैं। ये कर्मा रिटर्न्स हैं। और ये आने वाली समय में बहुत गंदा, मैं जो देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, आने वाले 1-1.5 साल में बहुत गंदा होने वाला है। स्वर्ण समाज को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिमों के क्यों लोग सुनते हैं? कोई पार्टी मुस्लिम की क्यों सुनती है? एक कोई चीज बोलो तुरंत सड़क पे आ जाते हैं। स्ट्रीट पावर। ये जितने नेता हैं, ये इतने डरपोक होते हैं, अगर इनकी सिक्योरिटी तो अकेले नहीं निकल सकते। अरे अभी बिहार में देखा ना, दौड़ा दौड़ा के मारा बीजेपी के नेता को। वही तो कह रहा हूँ, ये इतने डरपोक होते हैं कि अगर विदाउट सिक्योरिटी बहुत मारे जाएं। कि सारे नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्ट्रीट पावर से डरते हैं। वहीं UGC पे नहीं सुना ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पे जैसे CJP वालों को प्रोटेस्ट लाठियां और जो संसद मार्च किया, डर लगने लगा कहीं हम संसद के अंदर घेर के जला के नेपाल की तरफ मार ना दिए जाएं। बिल्कुल बात सही। इतना डर है। कल भी डर है। कभी नरेंद्र मोदी जी को देखा था कि आपने लात में इसे वीडियो लाइव करके फर्स्ट टाइम, बिल्कुल इतने साल किसान आंदोलन में नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, मतलब CA आंदोलन में नहीं किया उन्होंने, क्या कहते हैं ये UGC कानून में नहीं किया। UGC कानून में तो एक ट्वीट तक की नहीं आया। ठीक है कि हाँ हम इस पे देखते हैं। सारी गलती धर्मेंद्र प्रधान, पूरी बीजेपी का भस्मासुर बन रहा है। एक भस्मासुर इन्होंने मोहन यादव को वहां पैदा किया MP में, दूसरा भस्मासुर ये है। और देख लेना आप 2029 में नहीं आने वाले। हाँ, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, मुश्किल लग रहा है। क्योंकि भाई जिसके बल पे ये सोचते हैं कि हम आ जाएंगे, भाई जो जनजी निकला है इस प्रोटेस्ट में, ये आप बात मान के चलो, बहुत ही विकृति चल रही है उनके दिमाग में। आप उनकी गालियां सुन लो, आप उनके स्लोगन सुन लो। इवन जिस फीमेल्स की बात करते हैं, 33% का आरक्षण ला करके उनको दे देंगे। इनको तुम आरक्षण देके संसद में बैठाओगे, क्या हालत करेंगी तुम्हारी? आप बताओ। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में भी बच्चियां हैं, आपके अगल बगल भी बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे। एक छोटी छोटी लड़कियां आप देखिए, उसमें क्या बोल रही हैं, मोदी की 13वीं समोसा खा लो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और इन लोगों के लिए मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं कि इनको आरक्षण भी दे दो, इनको आयुष्मान कार्ड दे दो, इनको ये दे दो, इनको वो दे दो। तो कैसा भारत ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसा भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? मोदी जी वक्ता अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन संवाद में 1 नंबर की 0 आदमी है। आपने आज तक उनको कभी इंटरव्यू देते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, 2019 में एक बार कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वो किया कि 5 साल में कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो आज तो बैठ तो गए, लेकिन अगल बगल वाले आंसर दे रहे, पत्रकारों का वो नहीं दे पा रहे थे। वो पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू किसको देते हो? जो मीडिया के दलाल इनके लिए बैठे हुए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आम चूस के खाते हैं आप पर बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप सुबह कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले दलाल मीडिया को तो ये इंटरव्यू देते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे पत्रकारों के सामने बैठ जाएं, एक जवाब नहीं दे पाएंगे ये। क्यों? देखो, वक्ता अच्छा होना एक अलग चीज है, संवाद में वक्ता होने वाला अच्छी चीज होती है। आप जितने भी पंडित वगैरह जो धर्माचार्य होता है वो बोलते हैं, पब्लिक सुनती है, उसको हम बोलते हैं वक्ता। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता, उसी तरीके बोलते हैं, लेकिन जैसे इनसे क्वेश्चन पूछो भाग जाएंगे। कई वीडियो ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे, वहां पे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछ के भाग गए, वीडियो आया बाकायदा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ
सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस हद तक चले गए हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को एक करने के लिए 2014 में आए थे, वही अब हिंदुओं को पूरा डिवाइड कर दिया है। हमारे योगी जी बेचारे कटोगे मरोगे बटोगे तो कटोगे एक करने में लगे हुए हैं, और वहीं इनके जो बड़े भैया हैं मोदी जी, वो हिंदुओं को बांट रहे हैं। तो फिर बाद में सोचते हैं कि लो हमारे 400 पार का नारा दिया था, 240 कैसे आ गए। अबे क्या सोनू ने ही तुमको वोट नहीं दिया था? उन लोगों ने भी नहीं दिया था। आप यूपी का डेटा उठा के देख लो, मायावती भले इलेक्शन आप हार जाए, कोई सीट ना है, 14% वोट उनका फिक्स है। चाहे आप कितना भी उनको आरक्षण दे दो, आपको पता आरक्षण कहाँ तक की गिरा हुआ है? अगर मैं आ जाऊं तो 1 घंटे में 2 घंटा खत्म पड़ जाएगा। फॉरेन एजुकेशन पढ़ने के लिए बिहार सरकार ने SC STों के लिए अलग सुविधा दी है, सिर्फ SC ST के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने SC ST OBC के लिए दी है। क्या जनरल कास्ट वाला फॉरेन में नहीं पढ़ता? वो गरीब आदमी नहीं होता? आप सोचो, मैं यूपी में बात करूं, लखनऊ LDA डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉटिंग निकाली, सॉरी जो फ्लैट्स निकाले, उसमें भी आरक्षण है। OBC के कैटेगरी वालों को इतने वो मिलेंगे और SC ST को इतने मिलेंगे। आप सोचो आरक्षण कहाँ तक घुस रहा है। अभी लास्ट टाइम पे मैं आपको डेटा बताऊं तो कोई भी दर्शक जाके अपना बजट चेक कर ले भारत सरकार का, 2022, 23, 24, 25, 26 पूरे 3 साल में आरक्षण वालों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ओह माय गॉड, 10 लाख! 10 लाख करोड़ से जानते क्या हो सकता था पूरे देश में? 10 लाख करोड़ में कम से कम 1 साल तक की सारे लोगों को फ्री वो एजुकेशन मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। बिल्कुल भैया, ठीक है। 6 महीने तक की सारे लोग का इलाज फ्री हो जाता, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ। 1.5 साल तक की आपको पेट्रोल मेरे ख्याल से लगभग 20-30 रुपए का मिल सकता था, जिसमें हमारी कॉस्टिंग हो जाती। ये फ्री 20 बांट के उनको इतना ज्यादा काहिल बना रहे हैं कि वो इन्हीं को अब डसने पे तैयार। बिल्कुल बिल्कुल वही सही हो। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये लाडली योजना, बुआ योजना, खाला योजना, चाची योजना, भाभी योजना, इन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है। गुजराती है ना, बिजनेस तो आता है, तो इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करके बैठी हुई कि अभी इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में, अभी खट से 40% वोट हमारा हो जाएगा। उसी चक्कर से धीरे धीरे ये चीजें समाज में खाई बढ़ती चली जा रही है, और ये अपने मन मुताबिक काम करें। 10,000 रुपए वोट का रेट है। हाँ बिल्कुल बात सही है। असम में 10,000 ट्रांसफर किया, बिहार में 10,000 आगे ना प्रेजेंट गवर्नमेंट में। महिलाएं नहीं सोचती हैं। पूरे विश्व की रिसर्च है ये कि अगर पुरुष और महिला में आप कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा लालची कौन होता है, तो सबसे ज्यादा महिला लालची होती है। ये कंपैरिजन है, आप रिसर्च किसी की भी रिसर्च पढ़ लो। इन्होंने उस रिसर्च पे काम कर लिया है। इनका स्टैंड ही वही बन गया है। राहुल गांधी तो गलत चीज बोलते हैं कि ये वोट चोरी है, ये वोट खरीदी होती है, ठीक है। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, 50% सुपर में आरक्षण कर देंगे। तुमको वैसे भी पब्लिक सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल। अमित शाह बोलते मेरे मरते दम तक के आरक्षण नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? तुम्हारे जीवन काल में आरक्षण खत्म होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आप स्वर्ण समाज में भी एक जागरूकता आ गई है। और मैं जितने स्वर्ण समाज के जितने भी आपके दल वाले हैं, परशुराम दल, हिंदू दल, सब एक साथ आओ। अलग अलग पार्टियों बनाने से आप इनको नहीं हरा सकते हो। पूरे भारत में जितने भी अलंकार की पार्टी है, पांडे जी की पार्टी है, उनकी पार्टी है, ब्राह्मण समाज पार्टी, सब एक साथ आओ, तब इनको हरा सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी इलेक्शन में किसी स्वर्ण समाज के नेता को अगर टिकट मिले, घंटा वोट मत देना, क्योंकि यही स्वर्ण समाज के नेता UGC में एक शब्द नहीं बोले थे बीजेपी के। चाहे वो आपके कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी हो, चाहे उन्नाव वाले साक्षी महाराज ने तो बोल ही दिया था कि स्वर्ण समाज हमको नहीं चाहता, ठीक है। जितने भी कोई भी एक नहीं बोल पाया था। UGC इतना गलत नियम आया था। इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। आप एक नई पार्टी बनाओ, CJP की तरीके एक नई पार्टी बनाओ, युवाओं को भरो, और उसमें इन नेताओं को बिल्कुल ना रखो, क्योंकि इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि पब्लिक प्रोत्साहन के लिए आ तो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वही स्कैम करेंगे, और जो अच्छे लोगों को उनको बिगाड़ेंगे। फैक्ट ये। तो दोस्तों, जैसे कि मुद्दा बहुत गर्म है, अभी हम नीट PGT पे उस पे बात कर रहे थे, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे हर्ष दुबे जो लड़का है, उसका जो मैंने वीडियो देखा, काफी मतलब इमोशनल वीडियो था, कि एक दर्द था उसके अंदर। दर्द बस वही दर्द है कि वो भी पढ़ रहा होगा उसी कॉलेज में, उसी के बगल में एक आरक्षणवादी पढ़ रहा होगा, नॉर्मल नंबर से वो डॉक्टर की सीट ले जाएगा, और वो बेचारा नंबर लाने के बाद भी सीट नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ हर्ष दुबे ही नहीं है, इवन जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं,
आज नहीं, किसी का बच्चा भी पीजी में पढ़ रहा होगा, किसी का 5th में, किसी का 12th में। तो ये जो जहर है ये हमेशा फैलता रहेगा। वो हर्ष दुबे भी हो सकता है, हाँ। हर्ष गुप्ता भी हो सकता है, हर्ष सिंह भी हो सकता है, हर्ष खान भी हो सकता है। हाँ हर्ष खान भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भी जनरल कैटेगरी में, हर उसमें जनरल कैटेगरी में, नकवी है, हाँ, खान है, हाँ, ये सब आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को ना बांटते हुए सरकार की जो मंशा है उसको तोड़ने के लिए, जैसा कि अमित जी ने बताया कि जितने भी हमारे दल है, दल बनाने से कोई मतलब नहीं है। 75 दल हैं, करणी सेना और क्या नाम है, ये सवर्ण समाज और ये अलंकार पार्टी नहीं। अगर आपको वाकई में बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है तो आपको इस आरक्षण को रोकने के लिए सरकार से इसी तरह से बात करनी होगी। और अगर नहीं होती है बात तो मुझे लगता है कि सरकार ने खुद ही बता दिया है कि अगर आपको कोई भी चीज हमसे लेनी है तो आपको स्ट्रीट पावर दिखानी पड़ेगी, और स्ट्रीट पावर दिखाना पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं तो स्वर्ण समाज का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 सही बात है। और जो भी मुद्दे हैं जिस पे हमने बात करी है, दर्शक आप जरूर आप लोग कमेंट भी किया करिए और इस चीज को एनालाइज भी करिए घर में बैठ करके, क्योंकि ये मुद्दा वाकई में बहुत सीरियस। हम कितना भी कमा लें, कितना भी कर लें, लेकिन जब हमारा बच्चा लायक नहीं बनेगा, पैसा आप खूब कमा लोगे, लेकिन पैसा देने के बाद भी अगर आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा तो आप क्या करोगे? एनी हाउ में जाना पड़ेगा सरकार के पास। जैसे अमित जी ने कहा, स्ट्रीट पावर हमें आज से ही बनाने चालू कर देना चाहिए, और बल्कि इसको बना करके सरकार के पास सामने रखना भी चाहिए। और ये मेरे हिसाब से बहुत सही समय है कि अगर प्रोटेस्ट चल रहा है नीट वाला, अगर इसी प्रोटेस्ट में आरक्षण की भी बात हो जाती है, मोदी जी को खुद कर देना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो इस पे हमें इस पे सवाल करना चाहिए। मोदी जी को केंद्र सरकार ने पूछा था, हाँ, कि क्रीमी लेयर जो ओबीसी है, SC ST में इनको हटाया जाए। हाँ, हाँ, जान तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं करना है। इन्होंने नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे तो बहुत सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं ना कि कानून सबसे ऊपर है। इन्होंने क्या बोला पता है? नहीं, अभी भी ओबीसी लेवल में, ओबीसी में बहुत सारे लोग पिछड़े हैं और SC ST में बहुत पिछड़े हैं। वोट बैंक की राजनीति, ये कांग्रेस को बोलते थे मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, आज ये पार्टी ओबीसी SC ST अपीजमेंट कर रही है, हिंदुत्व के नाम पे कर रही है। इनको बहुत गलत, मतलब 2029 जितना इम्पॉसिबल है। हाँ, ये है कि यूपी में तो योगी तो नहीं जाने वाले, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन सेंटर में नहीं आने वाले, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल यही है कि मोदी जी से भी ये हमारा आह्वान है समस्त जनता के थ्रू और हमारे थ्रू कि इस पे विचार करिए कैसे क्या हो सकता है। आप हर चीज में, जब आप नीट का पेपर आप बता रहे हैं कि अगले साल से वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, तो इसका मतलब सब कुछ पॉसिबल है आपके हाथ में। हम ये नहीं कहते कि आप आरक्षण खत्म करिए, आरक्षण आप आर्थिक तौर पे दीजिए। आप जैसे एजुकेशन के लिए आप जो आप बता रहे हैं, जैसे कि फॉर्म का है, ठीक है, आप फॉर्म का पैसा कम कर दीजिए आप चीज, लेकिन जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर कोई एलिजिबल है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो भगवान का दर्जा आ जाता है, और अगर ऐसे लोग आएंगे तो क्या ही होगा, आप भी जानते हैं क्या होगा। सब आदमी इतना अमीर नहीं है जो आपकी तरह मेदांता हॉस्पिटल या फिर USA जाकर के अपना जाकर के वहां से इलाज करा के आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनको खत्म करना हो, मंशा हो, बहुत इजीली खत्म हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी परसों की बात करूँ, मेरे मोहल्ले में लगभग 100 राशन कार्ड कटे। ठीक है, तुमसे बोले यार राशन कार्ड कट गया, क्या हो गया, कैसे कट गया? हमने कहा तुमको क्या राशन कार्ड की जरूरत है? अरे यार चल रहा था, तो हमने कहा चल रहा था तो क्या हो गया? हमने क्या कटा कैसे? लेकिन कहता यार पता नहीं। हमने कहा आइडिया कितना बढ़ते हो? कहता 6.5 लाख। हमने कहा तुमको जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके 2-3 लोगों से जब मैंने इसे पूछा, बात चल रही थी, कहना हम भी आइडिया बढ़ते हैं, आधार पैन लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, बिल्कुल सब कुछ लिंक है, ITR से सब कुछ लिंक है। 100 कार्ड रातों रात उड़ा दिए। आप उसी जगह एक मोहल्ले में और हैं, ST वक्त के हैं, उनका भी ITR लगभग कितना जाता है, उनका नहीं काटा, तो ये नहीं काटा। अब इनके पास सारा डेटा है, कौन ओबीसी क्रीम लेयर है, कौन SC ST क्रीमी लेयर है। इनका आरक्षण को बंद करो, उनका सीधे नाम काटो, उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सारा डेटा है, सारा कंप्यूटराइज है, लेकिन करना नहीं चाहते, वोट बैंक अपीजमेंट के चक्कर में। बिल्कुल भाई, AI आप ले आए हो, जब आप जनता को बीच में भी बता रहे हो प्रोटेस्ट में हम ढूंढ लेंगे जिन बंदों ने दंगे किए, फिंगरप्रिंट से पहचान लेंगे, तो रियलिटी यही चीज है कि आपका आधार पैन आपने लिंक करा दिया, मोस्टली लोगों का लिंक है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर बंदा ITR भर रहा है, उसको लगता है आपको कि वो श्रेणी में आता है, आप उसका आरक्षण खत्म करिए। और जो एक्चुअल है, सवर्णों में भी सर हर आदमी नहीं रह गया, आप भी जानते हैं, रियासतें लुट चुकी हैं, वो चीजें चली गई हैं, तो अब सवर्ण भी गरीब हो चुका है। तो सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जाए, और यहीं पर हम इस चीज को खत्म करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, घंटे 2 घंटे नहीं 2-4 दिन भी जा सकते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को शेयर करिए ताकि सही जगह पे यानी मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे,
और इन चीजों पर हमको बात करनी चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने जैसे बताया सांसद से बात करिए, विधायक से बात करिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह का प्रोटेस्ट आरक्षण के लिए भी एक दिन बहुत खतरनाक होगा, जो कि सरकार की गले का फांस बन जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।